हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। अगर आपके ज़िले में अभी तक सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, एसएसटी का पेपर नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं और मैप आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। मैप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हैं वो आपसे बार बार पूछी जा रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। और अभी तक अगर आपके मैथ्स या साइंस, संस्कृत या आपके हिंदी, इंग्लिश, अगर कोई भी पेपर बाकी है तो अपने चैनल पे 4-5 हर सब्जेक्ट के पेपर अपलोड किए हुए, आप उनसे और बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है ना, लेकिन ये कब हुआ था, बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था, ये पूछा है। तो क्या बोलेंगे आप? 1932। कौन सा ऑप्शन होगा? द ऑप्शन होगा सही, सन 1932। ठीक है ना। डेट पूछे तो 24 सितंबर। ठीक है ना, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समूह 77 यानी G77 में कौन से देश संगठित है? मतलब ये जो समूह बना है ना, ये किस प्रकार के देशों का है? विकासशील या विकसित, अत्यंत पिछड़े या उच्च विकसित? तो ये किसका है? तो ये अपने विकासशील देशों का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें अ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें कौन से आते हैं? जैसे अफगानिस्तान हो गया, अल्जीरिया, ऐसे देश जो विकासशील है। ठीक है ना, विकसित नहीं, विकासशील, भारत वगैरह ऐसे देश इसमें आते हैं। ठीक है। अगला है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कारक कौन थे? जेम्स हारग्रीव। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आप मैप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो अपलोडेड है और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड है, तो ज़रूर देखिएगा आप प्लेलिस्ट में। ठीक है ना। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा गोल्डन फाइबर, कौन सा रेशा जो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, जूट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है? तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल है। ठीक है ना, जिनमें ये भी है, ये सब है। एक ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगर आपको किसी प्रश्न में संशय लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। फिर है, औसत आय को कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। औसत आय को हम क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का आधुनिक स्वरूप है, मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है, भारत का नहीं, मुद्रा का। तो मुद्रा का आधुनिक स्वरूप क्या क्या है? कागजी मुद्रा है बिल्कुल, चेक में भी होता है बिल्कुल, बैंकों में निक्षेप भी है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन अपना द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपरा क्या है? तो कोपरा क्या है? कोपरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। कोपरा क्या है? अपने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसकी स्थापना अस्तित्व में कब आया? तो 1986, डेट भी याद रखना। ठीक है ना, 1986 पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर आपके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव बनाता है, तो यह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है वह क्या है? सूचना पाने का? नहीं। क्षतिपूर्ति? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा? चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि हम चुनेंगे अपनी मर्जी से, जबकि गैस डीलर क्या कह रहा है? चूल्हा हम दे रहे हैं, हम हमसे ले लो। ठीक है, तो ये होता है अपने चुनने के अधिकार का हनन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए हुए हैं? स्थानीय सरकार जैसे अपने पंचायत समिति हो गई, इसमें तो इसमें कितने हैं आप जानते हैं ये, क्योंकि ये 9th में भी आपने पढ़ रखा है। तो 1/3, कितने? 1/3, 1/3। ठीक है ना। और ये अनुच्छेद कौन सा अगर पूछा जाए तो 243 अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को कितने? 1/3 पद आरक्षित है। ठीक है। अगला 9वां प्रश्न है अपना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब देशों के बीच में तीव्र संबंध बढ़ते हैं, एकीकरण होने लगता है, उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहेंगे उसको? वैश्वीकरण हम कहेंगे। ठीक है ना। अगला है, कारगिल फूड्स किस देश की राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत, फ्रांस, कनाडा या अमेरिका? तो ये कारगिल फूड्स किसकी है? तो ये है अपने अमेरिका की। ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा।
फिर अगला पूछा है प्रश्न हमसे कि कैलीग्राफी क्या है। तो कैलीग्राफी आप जानते हैं, कैलीग्राफी का मतलब होता है ग्राफी यानी लिखना, कैली यानी अति सुंदर, सुंदर लिखने की कला को हम कैलीग्राफी कहते हैं, ये ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति अच्छे और सुंदर अक्षर किसी पेपर पे बनाता है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। परिभाषा सुनने से याद हो जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो आप याद कर लेना इसको, क्या है, जामनगर लोनी, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। फिर पूछा है गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं। ये सिंपल सी बड़ी भाषा है, अगर नहीं पढ़ी होती है तो भी बच्चे आराम से लिख देते हैं। तो क्या बोलेंगे, लोगों का एक ऐसा समूह जो संयुक्त होकर एक दूसरे का सहयोग करने के भाव से, चाहे उनका कुछ हो सकता है, उनका कुछ हित भी हो उसमें, ठीक है, अपने स्वार्थ हो, ठीक है, और दोनों के उद्देश्य सेम हो, तो इस प्रकार से जब जुड़ते हैं, गठबंधन बनाते हैं या एक समूह बनाते हैं, उसको हम गठबंधन या मोर्चा कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो पारदर्शिता का मतलब हुआ खुलापन, मतलब हर चीज़ आमने सामने होना, सबको पता होना, ठीक है ना। तो सूचना की आसानी से प्राप्ति होना और उत्तरदायिता होना, ये एक पारदर्शी प्रक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। अगला पूछा है, द्वितीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। द्वितीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदलना, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। क्या, कि कच्चा माल है अपने पास, ठीक है, इसको विनिर्माण की प्रक्रिया से, कौन सी, विनिर्माण यानी पुनः निर्माण करना, विनिर्माण की प्रक्रिया से, प्रक्रिया के माध्यम से कुछ माल और दूसरा माल तैयार करना द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आते कौन है, औद्योगिक क्षेत्र सारे जो होते हैं वो इसी में आते हैं। जैसे किसान ने जो फसल उगाई है उसको वापस उद्योगों में भेज दिया, उससे जो चीज़ें बनेगी उसको हम द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण लिखिए। बड़ा ही सिंपल है, वाणिज्यिक कृषि का मतलब हो गया ऐसी खेती जिसमें व्यवसाय के लिए की जाए, मतलब जिसमें फायदा हो किसी का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ठीक है। इसको आधुनिक तरीके से किया जाता है एक तो, और इसमें हमेशा फायदा होता है, ठीक है ना, मतलब अपने फायदे के लिए की जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। तो किस में रहती है, ये रहती है अपने लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ही व्यक्ति की जो अपने गरिमा है वो सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहले जो पेपर अपलोड किए उनमें भी ये सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। तो जीवन जीने की जो अपने प्रत्याशा होती है, क्या, प्रत्याशा मतलब आदमी की इच्छा, जीने की इच्छा, शिक्षा, और क्या, शिक्षा, और प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति संकेतक भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी को अगर हम एक सांख्यिकी रूप में दिखाएं, किसके रूप में, सांख्यिकी रूप में दिखाएं, तो क्या बनेगा, मानव विकास सूचकांक बनेगा, ठीक है। और इससे क्या पता लगता है, इससे कोई देश कितना विकसित है या विकासशील है और वो किस गति से आगे बढ़ रहा है उसका पता इसी से चलता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। ऐसी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादन के कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग, जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, सोफ़ा बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो लकड़ी चाहिए, ठीक है ना, लकड़ी चाहिए। अब ये जो लकड़ी, फोम का टुकड़ा, कपड़ा, ये जो सारी वस्तुएं ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। परिभाषा फिर से आप क्या लिख सकते हैं कि वे उत्पादित वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में करता है, ठीक है, वे चीज़ें जो कच्चे माल के रूप में उपयोग में होती है उसको हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। फिर है, कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का, ठीक है ना। तो कॉर्न लॉ क्या था, एक ऐसा नियम जिसमें सरकार ने बड़े भूस्वामियों, बड़े भूस्वामी कहने का मतलब बड़े बड़े जो किसान थे, जो जमीनों के मालिक थे, बड़े बड़े किसानों के दबाव में कानून को पास करके मक्के के आयात पर रोक लगाई। किसके,
कॉर्न यानी क्या होता है, मक्का, मक्के के आयात पर रोक लगा दी, ठीक है ना। बड़े बड़े किसान थे, वो मक्के का आयात करते थे, सरकार ने एक नियम ले आए जिसके थ्रू उस पर रोक लगा दी गई थी, इसी को कॉर्न लॉ बोला गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुमास्ता कौन थे, गुमास्ता कौन थे। तो देखिए, गुमास्ता वे लोग हुआ करते थे जो बुनकरों की देख रेख करना, किसकी, बुनकरों की, बुनकर जो होते थे उनकी देख रेख करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और जो अब बुनकर का काम क्या होता है, कपड़े से रिलेटेड, तो कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना कि कपड़ा किस प्रकार है, ठीक है ना, उनकी जांच करना। ये सारे काम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन लोगों को नियुक्त किया था उनको बोला गया था गुमास्ता, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे कि बुनकरों की देख रेख करना, जो बुनकर है उनकी देखभाल करना, उनको लाना ले जाना, नौकरी पे रखना, कपड़ा कैसा अच्छा है कि नहीं इसकी परख करना, ये सारे काम करने के लिए जिस आदमी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था ना, उसको बोला गया गुमास्ता, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय लिखिए। तो एक उपाय लिखना है, इसके बहुत सारे उपाय हैं और आपको पता भी है और पिछले पेपर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो क्या होगा, एक तो जल का उचित निकास हो, ठीक है ना, दूसरे अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, और अफवाह तंत्र की तीव्रता को कम किया जाए, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है ना। जॉल्वेराइन का एक संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो क्या होता है, देखिए ये क्या होता था, अपने 1834 की बात है, उस समय पर्शिया, कौन सा, पर्शिया ने क्या किया था, एक सीमा शुल्क संघ बनाया था। क्या बनाया था, सीमा शुल्क संघ, ठीक है, सीमा शुल्क संघ बनाया था, ठीक है ना, सीमा शुल्क संघ बनाया था, और इसी को क्या बोला गया, जॉल्वेराइन बोला गया था, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में टिप्पणी हो गई, ठीक है ना। और इसका काम क्या था, इसका काम था अपने जर्मनी को आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाना, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कपास उत्पादन के लिए कोई दो आवश्यक दशाएं बताइए। तो देखिए, सबसे पहले कि तापमान 21 से लगाकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, पहली। दूसरी, यहाँ वर्षा है ना, औसत वर्षा वो 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, 50 से 80, ठीक है ना, सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए वर्षा, ठीक है ना। दो ही पूछे, आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और कपास के लिए आप याद रख लेना, ये कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी, ठीक है ना, कौन सी मिट्टी, काली मृदा, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है, तो काली मृदा। ये तीन बता दिए आपको, कोई दो लिखने थे, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है, तो विकास की धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास जो आने वाले कई समय या कई सालों तक सतत चलता रहे, कैसा, सतत चलता रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, गिल्ड से आप क्या समझते हैं और इसके क्या कार्य थे। तो देखिए, गिल्ड्स क्या होता था, एक ऐसी चीज़, ठीक है ना, गिल्ड्स मतलब एक ऐसी समस्या, और ये एक मिनट है ना, गिल्ड्स मतलब हो गया उत्पादकों का संगठन, ठीक है ना। गिल्ड्स क्या होता था, अपने उत्पादकों का एक संगठन होता था, जिसके अंदर क्या होते थे, वो उत्पादक कारीगर को प्रशिक्षण देना, कारीगर को प्रशिक्षण देना, पहला काम इनका ये होता था। फिर उन पे नियंत्रण रखना उत्पादकों पे, और उनका मूल्य तय करना, और व्यवसाय के लिए नए लोगों को आने से रोकते थे, ठीक है ना। ये गिल्ड्स का काम होते थे, ठीक है। तो गिल्ड्स कौन लोग होते थे, ये संगठन होता था, किसका, उत्पादकों का संगठन होता था। इसके काम क्या होते थे कि ये जो कारीगर होते थे लगे हुए, इनको प्रशिक्षण देने का काम करते थे, ठीक है, उन पे नियंत्रण रखते थे, मूल्य निर्धारित यही करते थे, और अपनी प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए नए लोगों को आने से रोकते थे, ठीक है ना। अगला है, स्थायी वन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, स्थायी वन क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि ऐसा वन जो संरक्षित, ठीक है ना, संरक्षित, और जिसमें से ऐसा उद्देश्य जो सुरक्षात्मक कारणों से बनाया हो, जो एकदम संरक्षित किया गया हो, उसे स्थायी वन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, और इसे वन, स्थायी वन संपदा भी कहा जाता है, ठीक है। जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए, बड़ा ही आसान है, जल दुर्लभता है, पानी की मांग पूरी नहीं होना, इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए,
आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है ना, किसी देश में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं उसके आर्थिक बैरोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। उसका व्यापार जितना बढ़ेगा ना, उतना ही उसका वैभव आर्थिक रूप से यानी धन के हिसाब से उसका आर्थिक वैभव बढ़ेगा, दुनिया में उसकी पहचान बनेगी। ठीक है, इसी के कारण इसको बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है ना, और सभी देशों में अपने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे ही निर्भर करते हैं। ठीक है, उनका वितरण असमान जरूर होता है, लेकिन सभी देश जो अपने विकास की बात करते हैं उन सभी में उनका व्यापार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है जातीय समूह से आप क्या समझते हैं? तो बड़ा सिंपल है कि मनुष्य एक ऐसा समूह है जिनके कुछ सदस्य जो होते हैं वास्तविक या काल्पनिक रूप से पुरानी वंश परंपराओं को मानते हुए एक दूसरे से अपने आप को संबंध बनाए रखता है, एक दूसरे से जुड़ाव रखता है, एक दूसरे के ये अपने वंशज मानता है, उसी को हम कहते हैं जातीय समूह। अगला है संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र होते हैं ना, ये होते हैं प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में। किसके? प्राइवेट। ठीक है, और जो संगठित होते हैं ना, ये होते हैं सरकारी। ठीक है, अब प्राइवेट सरकारी से पता एक और उदाहरण लग गया कैसे कि प्राइवेट जो होंगे ना, इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा आपने प्राइवेट स्कूल हो गई, प्राइवेट कंपनियां हो गई। ठीक है ना, वो सारे इसमें। सरकारी में कौन आएगा? सरकारी में अपने जितने भी सरकारी दफ्तर हो गए, रेल हो गया, बस यात्रा हो गई, जो सरकारी बसें हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, और अगर पूछे तो यहाँ दो पूछे, मान लीजिए 3 नंबर का सवाल पूछ लेता हूँ, तो जो अपने असंगठित क्षेत्र होता है ना, ये हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, और संगठित क्षेत्र का उद्देश्य होता है लोगों का हित करना। ठीक है ना, लाभ भी कमाना और लोगों को कल्याण करना। इसलिए सरकार क्या करती है, कभी कभी नुकसान होते तो भी कुछ कार्य करती है, जबकि असंगठित क्षेत्र का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वयं सहायता समूह के दो लाभ लिखिए। अब स्वयं सहायता समूह के दो लाभ देखिए। स्वयं सहायता समूह में एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, जागरूक होती हैं, उनको रोजगार का प्रशिक्षण मिलता है, लोन मिलता है, बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कोई दो कार्य। तो देखिए, ये जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है ना, इसके दो कार्य जो दोनों इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे कि एक तो ये क्या करते हैं, ग्राहक के अधिकारों को समझाती हैं, जो ग्राहक है उसके अधिकारों को उसको भान करवाते हैं, उसको ज्ञान कराते हैं। दूसरा ये निर्धारित करते हैं कि ग्राहक को किसी प्रकार से छला या ठगा तो नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये आप इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इनकी आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था। ठीक है, फिर ये आता है मैप वाला, ये अपने चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट जगह हैं ये पूछी जा चुकी है, इनमें से वापस भी पूछी जा सकती है और नई जगह भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाकी के पेपर भी अपलोडेड है, आप देखते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।